इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की यूनिट 1 का पार्ट 5 है ये दोस्तों। पार्ट 4 तक हमने काफ़ी हद तक चीज़ें कवर कर ली हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मार्जिन ऑफ ट्रेडिंग, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर और देखेंगे आगे की चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। मार्जिन ट्रेडिंग का मतलब होता है ब्रोकर से उधार लेके ज़्यादा शेयर खरीदना, जितने आपके पास एक्चुअल में पैसे नहीं होते। इससे आप अपनी कैपिटल को लीवरेज करते हो, मतलब छोटी इन्वेस्टमेंट से बड़े ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, रिस्क भी डबल होता है क्योंकि लॉस भी बोरोड पैसे पे लगता है। अच्छा, एक एग्जांपल से देखते हैं। आपके पास में 50,000 रुपए हैं, लेकिन आपको 1 लाख तक के शेयर खरीदने हैं। ब्रोकर बोलता है आप 50,000 दे दो, बाकी का 50,000 लोन मैं देता हूँ। अब आप 1 लाख के शेयर खरीद लेते हो। अगर शेयर प्राइस बढ़ गया तो प्रॉफिट डबल होगा, पर प्राइस गिर गया तो लॉस भी डबल लगेगा और आपको ब्रोकर को लोन प्लस इंटरेस्ट वापस करना पड़ता है। तो ये होती है मार्जिन ट्रेडिंग, यानी कि बोरोड मनी से शेयर मार्केट में ट्रेड करना। हाई प्रॉफिट के चांस भी होते हैं और हाई लॉस के भी चांस होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग में दो इंपॉर्टेंट टाइप के मार्जिन होते हैं। पहला होता है इनिशियल मार्जिन, दूसरा है मेंटेनेंस मार्जिन। इनिशियल मार्जिन वो मिनिमम अमाउंट होता है जो इन्वेस्टर को पहले डिपॉजिट करना पड़ता है जब वो मार्जिन ट्रेडिंग स्टार्ट करता है। इससे ब्रोकर इंश्योर करता है कि इन्वेस्टर के पास थोड़ा अपना रिस्क भी हो। एग्जाम्पल से देखें तो आप 1 लाख के शेयर खरीदना चाहते, ब्रोकर के रूल के हिसाब से आपको 50% इनिशियल मार्जिन देना होगा। तो आप 50,000 दोगे और ब्रोकर बाकी के 50,000 लोन देगा। ठीक, दूसरा है मेंटेनेंस मार्जिन। ये वो मिनिमम बैलेंस है जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। अगर शेयर के प्राइस गिर गए तो आपकी इक्विटी से लिमिट नीचे चला गया तो ब्रोकर आपको मार्जिन कॉल करेगा, मतलब या तो पैसा बढ़ाओ या शेयर बेच दो। ठीक, तो सिंपल वर्ड्स में इनिशियल मार्जिन मतलब स्टार्ट करने के लिए डिपॉजिट और मेंटेनेंस मार्जिन मतलब कंटिन्यू रखने के लिए मिनिमम बैलेंस। एक से एंट्री मिलती है, दूसरे से पोजीशन बचती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक जरूरी बात और, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। आपका एक लाइक कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट और मोटिवेशन है। तो इसी तरह चैनल को सब लोग अपना प्यार देते रहना। ठीक, अब देखते हैं क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। स्टॉक मार्केट में जब आप शेयर बाय या सेल करते हो तो ट्रेड के बाद एक प्रोसेस होती है जिससे कहते हैं क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। ये इंश्योर करता है कि बायर को शेयर मिलेंगे और सेलर को पैसे मिलेंगे सेफली। ठीक, तो क्लियरिंग का मतलब है ट्रेड का हिसाब किताब। इसकी डेफिनेशन है ना, क्लियरिंग वो प्रोसेस है जिसमें बाय और सेल ऑर्डर को मैच और कंफर्म किया जाता है ट्रेड होने के बाद में। तो इसका पर्पस क्या होता है? ये इंश्योर करता है कि बायर और सेलर दोनों एग्री हो कितने शेयर किस प्राइस पर और कितना पेमेंट होगा। क्लियरिंग का काम करता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या क्लियरिंग हाउस, जैसे एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड। अब कुछ स्टेप्स होते हैं पेमेंट क्लियरिंग के। पहला होता है ट्रेड कंफर्मेशन, ट्रांजैक्शन वैलिड है या नहीं चेक करना होता है उसमें। दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ नेट ऑब्लिगेशन, हर बायर सेलर का फाइनल पैसा या शेयर निकलते हैं। ठीक है। तीसरा है इंस्ट्रक्शन टू सेटलमेंट सिस्टम, ट्रांसफर के लिए इंस्ट्रक्शन भेजे जाते हैं। सिंपल लाइन में क्लियरिंग डिसाइड होता है कि किसने कितना देना है और कितना लेना है। दूसरा है सेटलमेंट, यानी कि एक्चुअल ट्रांसफर का स्टेप। सेटलमेंट में होता है शेयर्स का ट्रांसफर सेलर से बायर तक और पेमेंट बायर से सेलर तक। ये सब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है थ्रू डिपॉजिटरीज जैसे कि एनएसडीएल और सीडीएसएल। ठीक, तो सेटलमेंट साइकिल होती है हमारी जैसे T+1 या T+2 या फिर T+3। यहाँ पे T का मतलब होता है ट्रेडिंग डे और नंबर का मतलब होता है कितने दिन बाद सेटलमेंट होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर T+2 सेटलमेंट है तो आपने शेयर खरीदे मंडे को तो वो वेडनेसडे तक आपका डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। तो इन शॉर्ट में समझो तो क्लियरिंग मतलब ट्रेड कंफर्म के हिसाब किताब। ठीक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के कुछ प्रोसेसेस होते हैं, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है ट्रेड एग्जीक्यूशन, ऑर्डर लगाना और ट्रेड होना। इन्वेस्टर अपना ऑर्डर प्लेस करता है और ब्रोकर उसे स्टॉक एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट करता है। एग्जाम्पल से देखें तो आपने 100 शेयर खरीदे इन्फोसिस के 3500 के रेट पर। ठीक, तो ट्रेड हो गया। अब आप बायर हो बन गए हो और कोई और सेलर बन चुका है। ठीक, दूसरा स्टेप है क्लियरिंग, मतलब हिसाब किताब तैयार करना। एक्सचेंज और बाय और सेल ऑर्डर मैच करता है और कैलकुलेट करता है कि किसने कितने शेयर देने हैं या पैसे लेने हैं। एग्जाम्पल से देखें तो सिस्टम कंफर्म करता है कि आपको 100 इन्फोसिस शेयर मिले हैं, सेलर को 3.5 लाख रुपए मिलने हैं। ये प्रोसेस हैंडल करता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जैसे एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड। तीसरा स्टेप है सेटलमेंट, यानी कि एक्चुअल ट्रांसफर होना। अब फाइनल स्टेप में शेयर
शेयर आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं और पैसा सेलर के अकाउंट में जाता है। इंडिया में T+2 सिस्टम चलता है, मतलब कि ट्रेडिंग डे प्लस 2 बिजनेस डेज में सेटलमेंट कंप्लीट हो जाती है। एग्जाम्पल से देखें तो आपने मंडे को 100 शेयर खरीदे TCS के और वेडनेसडे तक T+2 यानी कि आपके पास में डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं और पेमेंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी। इन शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूशन मतलब कि ऑर्डर प्लेस करना और ट्रेड को डन करना। क्लियरिंग मतलब हु ओन्स व्हाट डिसाइडेड। सेटलमेंट का मतलब है शेयर और पैसे का फाइनल ट्रांसफर करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों शेयर मार्केट में हजारों लोग हर दिन करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो सवाल ये उठता है कि मार्केट सेफ कैसे रहती है। तो चलो समझते हैं इक्विटी और रेगुलेटरी सिस्टम को सिंपल वर्ड्स में। रेगुलेशन इन इक्विटी मार्केट का मतलब होता है रूल्स, लॉ एंड सिस्टम जो स्टॉक मार्केट के थ्रू स्मूथ और फेयर फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। ये रूल डिसाइड करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करेगा, ब्रोकर और इन्वेस्टर को क्या फॉलो करना पड़ेगा, कंपनीज अपनी इंफॉर्मेशन कैसे डिस्क्लोज करेंगी। ठीक, तो क्या पर्पस होता है रेगुलेशन का? पहला पर्पस है प्रोटेक्ट इन्वेस्टर, फंड और अनफेयर ट्रेडिंग से बचाना होता है इन्वेस्टर को। दूसरा है इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, हर ट्रेड और इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। तीसरा है मेंटेन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मार्केट में पैनिक या मैनिपुलेशन ना हो। चौथा प्रमोट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, लोग ट्रस्ट के साथ में इन्वेस्ट कर सके। ठीक, तो इक्विटी मार्केट में रेगुलेशन एक ट्रैफिक रूल जैसा है, सबको सेफ और फेयर तरीके से चलने के लिए ही गाइड करता है। अब जब रूल की बात हो ही रही है तो सवाल आता है कि ये मार्केट में रूल्स बनाता कौन है। चलो इसी बारे में थोड़ा बात करते हैं। इसका मेन है द वॉच डॉग यानी कि सेबी। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि जो 1992 में एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, सेबी ही इंडिया की कैपिटल मार्केट का मेन रेगुलेटर है। ये इंश्योर करता है कि मार्केट फेयर, ट्रांसपेरेंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली बना रहे। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सेबी का? तो पहला है प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट, इन्वेस्टर ऑफ फ्रॉड और मैनिपुलेशन से बचाना। प्रमोट फेयर एंड ट्रेडिंग ट्रांसपेरेंसी। तीसरा डेवलप कैपिटल मार्केट, यानी कि मार्केट को ग्रो करना और नए इन्वेस्टर को एनकरेज करना। चौथा है रेगुलेट इंटरमीडिएटरी, जैसे ब्रोकर, म्यूचुअल फंड, मर्चेंट बैंकर्स, ताकि सब प्रॉपर रूल्स फॉलो करें। तो सेबी मार्केट का रेफरी है जो इंश्योर करता है कि गेम फेयर और इन्वेस्टर सेफ रहें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेबी के फंक्शंस की। सेबी सिर्फ रूल बनाता ही नहीं बल्कि मार्केट में उन्हें इम्प्लीमेंट भी करता है। चलो एक एक करके देखते हैं। ठीक, पहला है रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज। सेबी इंश्योर करता है कि स्टॉक एक्सचेंज जैसे NSE और BSE फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करें। ठीक, दूसरा है मैनिटर इंटरमीडिएटरीज, ब्रोकर, म्यूचुअल फंड, मर्चेंट बैंकर्स, सबको सेबी के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। तीसरा है प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग, सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है, मतलब कंपनी के सीक्रेट इन्फो से प्रॉफिट कमाना इलीगल है। चौथा है अप्रूव IPO या ऑफर डॉक्यूमेंट, तभी कोई कंपनी तभी पब्लिक से पैसा ले सकती है जब सेबी उनके IPO या ऑफर डॉक्यूमेंट को अप्रूव करे। पांचवा है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन, सेबी इन्वेस्टर को अवेयर बनाता है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब सेबी ने रूल्स तो बना दिए, लेकिन अब उन रूल्स को ग्राउंड पे फॉलो कौन करवाएगा? तो आंसर है स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज जैसे NSE या फिर BSE, ये वो जगह है जहाँ पे शेयर्स को बाय और सेल किया जाता है। ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां सब इन्वेस्टर, ब्रोकर और कंपनीज कनेक्ट होते हैं। तो इसके मेन फंक्शंस हैं। पहला है प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग, ये बायर्स और सेलर को एक डिजिटल मार्केट प्लेस देता है जहां पे शेयर ट्रेड होते हैं। दूसरा, इंश्योर फेयर ट्रेडिंग रूल्स, एक्सचेंज मेक श्योर करता है कि हर ट्रेड ट्रांसपेरेंट और फेयर हो, कोई मैनिपुलेशन या फेयर या अनफेयर प्रैक्टिस ना हो। तीसरा है मॉनिटर मेंबर्स, ब्रोकर, क्लियरिंग मेंबर्स और लिस्टेड कंपनी सब पर नजर रखी जाती है। एग्जांपल से देखें तो अगर कोई ब्रोकर मार्जिन रूल फॉलो नहीं करता तो NSE उस पर फाइन या पेनल्टी लगा सकती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब सेबी और स्टॉक एक्सचेंज के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंस बॉडी उठती है जो मार्केट में स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करती है। तो चलो एक एक करके बात करते हैं उनकी। पहला है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ये इंस्टीट्यूशन इंश्योर करता है कि हर ट्रेड सेफ और टाइमली सेटल हो, बायर को शेयर मिलने और सेलर को पैसे बिना किसी डिले के। ठीक, दूसरा है डिपॉजिटरीज, ये बॉडी शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करती है, मतलब अब पेपर शेयर सर्टिफिकेट से का जमाना चला गया। हर इन्वेस्टर का एक डीमैट अकाउंट होता है जहां उनके शेयर सेफ रहते हैं। ठीक, तीसरा है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इंस्टीट्यूशंस खुद अपने मेंबर्स को रेगुलेट करती हैं ताकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बने रहें। ठीक है, मतलब कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ट्रेड सेटल करता है, डिपॉजिटरी शेयर संभालते हैं और SROS इंश्योर करता है कि मार्केट डिसिप्लिन बना रहे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि पूरा रेगुलेटरी सिस्टम मार्केट में कैसे काम करता है। तो एक सिनेरियो लेते हैं इन्फोसिस का। इन्फोसिस ने अपने क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट को अनाउंस करने वाली है। अब यहाँ पर सारे रेगुलेटर्स अपना रोल प्ले करेंगे। तो पहला स्टेप है सेबी का। सेबी के रूल्स के हिसाब से इन्फोसिस अपने फाइनेंशियल रिजल्ट को सभी इन्वेस्टर के साथ में डिस्क्लोज करना करेगा ताकि कोई भी इनसाइडर और अनफेयर एडवांटेज ना ले। दूसरा स्टेप है इनसाइडर ट्रेडिंग रूल्स। इन्फोसिस के
एग्जीक्यूटिव या एम्प्लॉयज रिजल्ट पब्लिक होने से पहले शेयर बाई सेल नहीं कर सकते। ऐसा करना इलीगल है। सेबी इस रूल के स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करता है। तीसरा है एनएसई मॉनिटरिंग। एनएसई कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है ट्रेड एक्टिविटी को ताकि कोई प्राइस मैनिपुलेशन या अनयूजुअल वॉल्यूम ना हो। चौथा है सीडीएसएल या एनएसडीएल्स रोल। जब शेयर बाय सेल होते हैं तो डिपॉजिटरी यानी कि सीडीएसएल या एनएसडीएल इंश्योर करता है कि शेयर और पैसा सही डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। तो ये पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंश्योर करता है कि फेयर प्ले हो, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन हो, मार्केट की स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ज्यादा जरूरी सवाल भी ये होता है कि इतने सारे रूल्स और रेगुलेटर्स की जरूरत ही क्यों है। तो सिंपली हम समझते हैं। पहला इंपॉर्टेंस है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। रेगुलेशंस इन्वेस्टर को फ्रॉड और मार्केट अब्यूज से बचाते हैं। ठीक है। दूसरा है मार्केट कॉन्फिडेंस, जब सिस्टम ट्रांसपेरेंट और सिक्योर होता है। ठीक। तीसरा है ट्रांसपेरेंसी। रेगुलेशन इंश्योर करता है कि रियल डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर प्राइस डिसाइड हो, ना कि मैनिपुलेशन से। चौथा है मार्केट डेवलपमेंट। रूल्स कंपनी को मोटिवेट करते हैं वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होकर कैपिटल रेज कर सके और इससे इकोनॉमिक ग्रो होती है। पांचवा है प्रिवेंट मार्केट मैनिपुलेशन। स्पेकुलेशन और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को लिमिट करके इन सिस्टम इंश्योर करता है कि मार्केट फेयर और स्टेबल बना रहे। तो सिंपल लाइन में समझो, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन का मतलब है सेफ इन्वेस्टर, फेयर ट्रेडिंग और स्टेबल मार्केट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ इन्वेस्टर वो होता है जो अपना पैसा किसी फाइनेंशियल एसेट में लगाता है इस उम्मीद में कि फ्यूचर में उसे रिटर्न मिलेगा। ये इन्वेस्टर को इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जैसे म्यूचुअल फंड या बैंक या कोई इंश्योरेंस कंपनी। जो इन्वेस्टर को रिटर्न दो तरह से मिलते हैं, पहला इनकम या दूसरा कैपिटल गेन। इनकम मतलब कि जैसे डिविडेंड, इंटरेस्ट या रेंट। कैपिटल गेन मतलब जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तीसरा है रिस्क फैक्टर। इन्वेस्टर रिस्क लेता है क्योंकि प्रॉफिट के चांस है लेकिन लॉस का भी हो सकता है। ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं। आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के 100 शेयर खरीदे हैं 2500 पर। एक्सपेक्टेशंस है कि वो प्राइस बढ़ेगा या कंपनी डिविडेंड देगी। यही है आपका इन्वेस्टमेंट और आप इन्वेस्टर हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मार्केट में सब इन्वेस्टर एक जैसे नहीं होते। किसी के पास छोटी सेविंग होती है, किसी के पास करोड़ों का फंड लेकर आता है। चलो एक एक करके समझते हैं कि कैसे कैसे टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। तो पहला है रिटेल इन्वेस्टर। ये आम लोग होते हैं जैसे स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय या स्मॉल सेवर जो अपनी पर्सनल सेविंग को स्टॉक, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर छोटी अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट नॉलेज लिमिटेड होती है उनको, लॉन्ग टर्म ग्रोथ या रेगुलर इनकम पर फोकस करते हैं। ठीक है। दूसरा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो करोड़ रुपए इन्वेस्ट करती है जैसे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स या और भी। प्रोफेशनल और मैनेज करते हैं फंड्स को। प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं फंड्स और लार्ज ट्रेड से मार्केट प्राइस इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इक्विटी और डेब्ट दोनों मिलकर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखें तो बैंक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है और म्यूचुअल फंड लोगों को पैसा मिलाकर शेयर्स में लगाते हैं। तीसरा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर इंडिया के बाहर से होते हैं जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये इन्वेस्टर फॉरेन कैपिटल इंडिया में लाते हैं, मार्केट लिक्विडिटी और इंडेक्स मूवमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। सेबी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स फॉलो करते हैं। ठीक। चौथा है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। ये रिच इंडिविजुअल्स होते हैं जो लार्ज अमाउंट में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि आईपीओ, स्टार्टअप या लार्ज कैप शेयर्स में। ठीक। स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ साथ काम करते हैं। ये प्राइवेट प्लेसमेंट और हाई वैल्यू डील्स में इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी को शेयर होल्डिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, जैसे कि एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है या वेल्थी इन्वेस्टर आईपीओ में करोड़ों लगाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एम ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस की। स्टॉक मार्केट में हर शेयर का एक रियल वैल्यू होता है और जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो चलो एक एक करके समझते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस का एम क्या होता है। पहले एक मीनिंग देख लेते हैं। सिक्योरिटी एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम स्टॉक, बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज के एनालिसिस करते हैं ताकि सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन दिया जा सके। इसका मेन होता है इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना, यानी कि किसी भी शेयर की असली फाइनेंशियल वर्थ को पता लगाना। इससे इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि बाय करूं या होल्ड करूं या सेल करूं। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं। इन्फोसिस का शेयर मार्केट में 3500 का ट्रेड कर रहा है, लेकिन एनालिसिस के हिसाब से उसकी रियल वैल्यू 4000 आती है। तो मींस शेयर अंडर वैल्यूड है, तो हम इसको अच्छा मान सकते हैं खरीदने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं एसेट्स, रिस्क एंड रिटर्न। इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बेसिक रूल समझो, रिस्क और रिटर्न हमेशा साथ साथ चलते हैं और यही समझाता है सिक्योरिटी एनालिसिस। तो पहला है एसेट्स, रिस्क एंड रिटर्न। बिफोर इन्वेस्टिंग हमेशा चेक करो कि कितना रिस्क ले रहे हो और कितना रिटर्न मिल सकता है। एग्जांपल से देखें तो बॉन्ड्स में क्या होता है, फिक्स रिटर्न मिलता है लेकिन रिस्क लो होता है, और इक्विटी में हाई रिटर्न होता है लेकिन बट रिस्क भी हाई होता है। दूसरा है गाइड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सिक्योरिटी एनालिसिस बताता है कि आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपिटाइट के हिसाब से कौन सी सिक्योरिटी बेस्ट रहेगी।
तीसरा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना इज अ गुड की, बट सिक्योरिटी एनालिसिस हेल्प करता है रिटर्न मैक्सिमाइज करने में और रिस्क मिनिमाइज करने में। स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमाए, बल्कि जो रिस्क और रिटर्न को परफेक्ट बैलेंस समझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉसेस। सिक्योरिटी एनालिसिस हेल्प करता है बैड इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करने में, जैसे कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, मार्केट के ट्रेंड्स और बिजनेस के फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स। एग्जाम्पल से समझो, अगर एक कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा है तो डेप्ट बढ़ रहा है और मार्केट में डिमांड कम है, तो एनालिसिस कहता है कि दूर रहो इस स्टॉक से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अप्रोचेस ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये समझना जरूरी है कि शेयर महंगा है या सस्ता है। इसका आंसर मिलता है फंडामेंटल एनालिसिस करके। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी के एक्चुअल फंडामेंटल्स चेक करते हैं, जैसे इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपनी के लेवल पे। एम होता है कि अंडर वैल्यूड शेयर को खरीदो, ओवर वैल्यूड को बेच दो। दूसरा, फैक्टर्स कंसीडर्ड। तो कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में? तो पहला है इकोनॉमिक एनालिसिस। जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट जैसे फैक्टर चेक किए जाते हैं। ठीक, अगर जीडीपी हाई ग्रो कर रही है तो कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ेगा और शेयर का भी प्राइस बढ़ेगा। दूसरा है इंडस्ट्री एनालिसिस। कौन सी इंडस्ट्री बूम में है, ठीक है, यानी कि आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा है या कोई भी कंपनी अच्छी चल रही है। तीसरा है कंपनी एनालिसिस। कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अर्निंग देखे जाते हैं, जैसे कि लो डेब्ट, हाई प्रॉफिट ग्रोथ, या फिर कितना सेफ है, कितना सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। तो फंडामेंटल एनालिसिस बताता है कि कंपनी के नंबर्स स्ट्रांग है या सिर्फ हाइप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस से हम कंपनी के नंबर्स नहीं, बल्कि प्राइस मूवमेंट्स, ट्रेडिंग वॉल्यूम देखते हैं। एम होता है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाना बाय प्रेडिक्टिंग फ्यूचर प्राइस ट्रेंड्स। तो की कंपोनेंट्स देख लेते हैं इसके। पहला है चार्ट एंड पैटर्न्स। इसके अंदर लाइंस होती हैं, बार होती है, कैंडलस्टिक चार्ट होता है। प्राइस के मूड समझाते हैं ये, ठीक है। और दूसरा होता है ट्रेंड, यानी कि अप ट्रेंड प्राइस ऊपर जा रहा है, डाउन ट्रेंड प्राइस गिर रहा है, साइडवेज स्टेबल चल रहा है। तीसरा है इंडिकेटर्स। मूविंग एवरेज, आरएसआई, एमएसीडी, ये टूल्स बताते हैं कि बाय या सिंगल सेल्स। ठीक, एग्जांपल से देखें तो इन्फोसिस का स्टॉक अप ट्रेंड में है प्लस हाई वॉल्यूम। ये टेक्निकल एनालिसिस कहता है कि बाय नाउ फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स, चाहे इंट्रिंसिक वैल्यू चेक ना की हो तो भी। फंडामेंटल्स देखते हैं कंपनी का फ्यूचर, पर टेक्निकल्स बताता है प्राइस का नेक्स्ट मूव। लास्ट टॉपिक देखते हैं इसी यूनिट फर्स्ट का, अदर अप्रोचेस ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। सिर्फ फंडामेंटल और टेक्निकल ही नहीं, और भी स्मार्ट वेज होती हैं सिक्योरिटी एनालाइज करने की। तो पहली है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये पूरा नंबर्स पे बेस्ड होता है, फाइनेंशियल रेशियोज, अर्निंग और डेब्ट जैसे डाटा को चेक करके कंपनी की फाइनेंशियल स्टेट समझी जाती है। दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यहाँ फोकस होता है कंपनी के नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स पे, जैसे कि मैनेजमेंट क्वालिटी, ब्रांड रेपुटेशन, पेटेंट्स और मार्केट पोजीशंस। ठीक है, तो एग्जांपल से देखें तो एप्पल की जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत वेल मैनेज्ड है, यही उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ है, और सिर्फ नंबर्स ही नहीं। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव बताता है कि नंबर्स की कहानी, और क्वालिटेटिव बताता है कंपनीज की पहचान। इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की पूरी यूनिट 1 को हमने 5 पार्ट में कंप्लीट कर लिया दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरह अपना प्यार देना। तो जब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा।